दोस्तों, सुनीता जैसे ही नींद से उठती है तो वह सुनती है कि बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग किसी को मार पीट रहे हो। जब वो नीचे आती है और देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके मम्मी पापा वहाँ खड़े हैं और 6-7 लोग राहुल को एक पिलर से बांधकर लातों से घूंसों से मार रहे हैं। मतलब जिसको जो मिलता था उससे राहुल को पीट रहे हैं। राहुल दर्द के मारे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उन लोगों से गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। यह मंजर देखते ही सुनीता झटपट दौड़कर नीचे आती है और सबके पैर पकड़ने लगती है। कभी अपने भैया के पैरों को पकड़ती है तो कभी अपने चाचा के पैरों को पकड़ती है। बोलती है, इसे छोड़ दो भैया, छोड़ दो चाचा, इसको जाने दो, इसको आप लोग क्यों मार रहे हो। लेकिन कोई भी सुनीता की बात नहीं सुनता। जब उसका भाई बिजली के तार से राहुल की कमर पर जोर से मारता है और राहुल दर्द से बिलबिला उठता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। अब ये सब देखकर सुनीता के सब्र का बांध टूट जाता है। वह दौड़कर अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका पिस्तौल लेकर नीचे आती है। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर अब किसी ने भी राहुल को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं उसे शूट कर दूंगी, गोली मार दूंगी। दोस्तों, सुनीता का यह रौद्र रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं, सब सन खड़े रह जाते, जो जहां था वहीं खड़ा रह जाता है। फिर वो अपने मम्मी पापा की तरफ मुंह करके बोलती है, आप लोग हमेशा कहा करते थे ना कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। कैसी लाडली हूँ? आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, इसे भूल जाओ। मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इसे भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं उसके लिए भी तैयार हो गई। लेकिन जब आप लोग जानवर की तरह इसे मार रहे हैं तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। अब अगर आप जानते होते कि ये लड़का कौन है, मैं बताती हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं मरने वाली थी तो यही लड़का मुझे अस्पताल लेकर गया था। ये आप लोगों को रात भर कॉल करता रहा लेकिन आप लोगों ने कॉल नहीं उठाई। इस लड़के ने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी और आज मैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनी हूँ इसी लड़के की बदौलत बनी हूँ। दोस्तों, सुनीता की ये बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। दोस्तों, आखिर कौन थी सुनीता और वह लड़का कौन होता है जिसे लोग मार रहे थे, और उसे बचाने के लिए सुनीता क्यों पिस्टल तक ले आती है? क्या है दोनों का रिश्ता? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। एक लड़की जिसका नाम सुनीता होता है, जो कि बेहद खूबसूरत थी। उसका अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके पिता आगरा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, वहाँ एक इंजीनियर थे। सुनीता पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वह दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन माँ बाप की इकलौती संतान होने की वजह से उसके माँ बाप उसे ज़्यादा दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब सुनीता अपने माँ बाप को बताती है कि उसे गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना है और उसे और आगे पढ़ना है तो थक हार कर उसके माँ बाप उसे अपने शहर के करीब ही पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। वह किसी भी कीमत पर उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थे और सुनीता को भी अपने माँ बाप की बात माननी पड़ती है और समझौता करना पड़ता है। वह इलाहाबाद आ जाती है और इलाहाबाद में आकर वह एक कोचिंग को ज्वाइन कर लेती है और पीसीएस की तैयारी करने लगती है। अब यूपीएससी का सपना छोड़कर पीसीएस की तैयारी में जुट जाती है। अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता आगरा में इंजीनियर थे, अच्छी खासी उन्हें सैलरी मिलती थी, इसलिए सुनीता को भी वह खूब पैसा भेजा करते थे। सुनीता अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। जो भी वह बोलती थी उसके माता पिता उसे फौरन दे दिया करते थे। जितना पैसा वह बोलती थी माँ बाप उसे भेज देते थे। अब दोस्तों, जब बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है तो उसके कदम अपने आप ही बहकने लगते हैं। ऐसा ही दोस्तों सुनीता के साथ भी हुआ था। कई बिगड़ी हुई लड़कियां उसकी सहेली बन जाती है और कई बिगड़े हुए लड़के उसके दोस्त बन चुके थे। अब उसका जो फ्रेंड ग्रुप था वह बहुत ही मनचला ग्रुप था। इसमें 5-6 लड़कियां और 7-8 लड़के थे और सभी नशेड़ी, सिगरेट बियर शराब पिया करते थे, रातों को बार में जाते थे और डांस क्लब जाते थे। अब धीरे धीरे सुनीता भी इनकी संगत में रहकर आवारा और नशेड़ी बन चुकी थी। अमीर बाप की औलाद थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था और धीरे धीरे सुनीता अपनी पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा दूर
दूर होने लगती है। वह नशे की आदी हो चुकी थी। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनीता पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था और वो अपनी दुनिया में मस्तमगन रहने लगती है। अब उसकी दुनिया ही अलग हो गई थी। आप लोगों को पता होगा, नशा करने वालों की दुनिया अलग ही हो जाती है। वह किसी की बात नहीं सुनते। जब नशा उनके सर पर चढ़कर बोलता है तो वह अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यही हालत अब सुनीता की हो गई थी। दोस्तों, एक बार रात को 11 बजे वह बियर बार से पार्टी करके आ रही थी। कई सहेलियां उसके साथ भी थी, लेकिन सब अपने अपने घर चली जाती है। सुनीता भी अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक कार जोरदार टक्कर मारकर निकल जाती है। टक्कर बहुत जोरदार हुई थी, जिससे सुनीता सड़क पर ही गिर जाती है। सड़क पर बने डिवाइडर से वो टकरा जाती है। अब डिवाइडर से उसका सिर बहुत जोर से टकरा जाता है। उसका सिर फट जाता है। बहुत ज़्यादा खून सिर से बहने लगता है। सुनीता चीखने चिल्लाने लगती है। रात का समय था दोस्तों, कोई भी वहाँ नहीं होता है। उसी वक्त एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजर रहा था। जब वो देखता है कि लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका बहुत खून बह चुका है, वो वहाँ रुक जाता है। फिर उसे उठाता है, लेकिन सुनीता को कोई होश नहीं था। सुनीता उससे बस इतना ही कह पाती है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली बेटी हूँ। मैं मर जाऊंगी तो उनका क्या होगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। जब राहुल यह बात सुनता है, दोस्तों उस रिक्शा वाले का नाम राहुल होता है। वह यूपी बरेली का रहने वाला था। इलाहाबाद में आकर वह पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम रिक्शा चलाता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। सुनीता के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वह अपने होश में नहीं थी। उसको देखकर राहुल थोड़ा घबरा जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से निकलने की सोचता है, क्योंकि वह डर रहा था कि अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी और मुझसे पूछताछ करेगी। फिर मैं बुरी तरह से इस केस में फंस जाऊंगा। क्योंकि राहुल बहुत ही गरीब परिवार से था। वह रिक्शा चलाकर अपने माता पिता की भी मदद करता था और अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। वह अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं इस लफड़े में हरगिज़ नहीं उलझना चाहता। और फिर राहुल वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह दूर होता जाता है, दोस्तों सुनीता की कही एक एक बात उसके जहन में घूमने लगती है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली। मेरे बिना मेरे माँ बाप जिंदा नहीं रहेंगे, मुझे बचा लो। अब राहुल से रहा नहीं जाता। वह रिक्शा को वापस घुमाता है, सुनीता के पास आता है, उसे देखता है। तब तक सुनीता बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाता है, रिक्शा में डालता है और अस्पताल ले जाता है और अस्पताल में भर्ती करा देता है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि ये कुछ दवाइयाँ ले आओ। राहुल तुरंत जाकर दवाइयाँ लेकर आता है और उस लड़की के पास से जो उसका सामान मिला था, उसमें एक मोबाइल था जो अब टूट चुका था और एक पर्स भी था। उसने पर्स को खंगाला तो उसमें 2-3 नंबर मिलते हैं। उन नंबर को बार बार ट्राई करता है कि शायद कोई उठा ले और उसके घर वाले आ जाए, कोई जान पहचान वाला आ जाए ताकि मेरी जान छूटे और मैं यहाँ से निश्चिंत होकर चला जाऊँ। लेकिन फ़ोन कोई उठाता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और राहुल से बोलते हैं इस लड़की का खून बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक बोतल खून का अभी तुरंत इंतज़ाम कीजिए। राहुल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ब्लड बैंक से ब्लड खरीद सके। वो डॉक्टर से बोलता है सर आप मेरा ही खून ले लीजिए। डॉक्टर उसे लेकर जाते हैं और ब्लड बैंक के थ्रू उसका खून ट्रांसफ़र करवाते हैं। फिर वह एक बोतल खून ब्लड बैंक को देता है और सुनीता के ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच कराकर एक बोतल खून ले आता है। अब सुनीता की हालत में थोड़ा सुधार आ जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और राहुल इधर लगातार कॉल मिला रहा था। आखिरकार उसका कॉल सुनीता के पिता उठाते हैं। राहुल सारी बातें बताता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे है और मुझे सड़क पर बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में पड़ी मिली थी और उसके पास यह नंबर मिला था। हमें कुछ पता नहीं है कौन है, कहाँ की है। उसके पिता उससे सारे एड्रेस लेते हैं कि कहाँ पर है, तो बताता है कि इलाहाबाद जिला अस्पताल में भर्ती है, आप जल्दी से आ जाइए। अब उसके पिता तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों 2-3 घंटे में सुनीता के पिताजी आ जाते हैं। उसके पिता के आने से पहले ही राहुल जब देखता है उसकी हालत में अब सुधार है, अब सब कुछ ठीक है, तो वो उसको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है।
उसके पिता आते हैं, अपनी बेटी का बाकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब वो ठीक हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके पिता उसे अपने साथ आगरा ले आते हैं। सुनीता आगरा में 1-2 महीने रहती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है तो फिर से इलाहाबाद पढ़ाई करने के लिए आ जाती है। यह घटना घटित हुए 3-4 महीने बीत चुके थे। दोस्तों, एक दिन एक चौराहे पर राहुल अपनी ऑटो रिक्शा लगाकर सवारियों का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुनीता वहां से गुजर रही थी। सुनीता तो राहुल को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसे देखा ही नहीं था। उसने बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही झलक देखी थी, उसे याद नहीं था। लेकिन राहुल उसे भली भांति पहचानता था क्योंकि उसने उसकी बहुत देखभाल की थी, उसे उठाकर अस्पताल ले गया था, उसको खून दिया था, इसलिए उसका चेहरा उसके दिल में बस चुका था। जैसे ही वो सुनीता को जाते हुए देखता है, राहुल दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है, मैडम आप कैसी हो? यह बात सुनकर सुनीता हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? मैं चाहे जैसी भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब है? फिर राहुल उसे सारी बात बताता है। बोलता है, मैडम आपका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैं वही लड़का हूँ जो आपको लेकर अस्पताल गया था। वह मैं ही था जिसने आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाई थी। जब यह बात सुनीता सुनती है तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो शख्स आप हो। मैं तो बहुत दिन से तलाश कर रही थी लेकिन मेरे पास कोई अता पता नहीं था, मैं आपको कैसे ढूंढती। दोस्तों, उसकी बातों से सुनीता बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है। फिर सुनीता और राहुल घंटों वहाँ बैठकर बातें करते हैं। सुनीता अपने बारे में पूरी बात बताती, राहुल भी अपने बारे में सारी बातें बताता है कि मैं बरेली से हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पापा एक मजदूरी करते हैं, मुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं थे तो मैं बरेली से इलाहाबाद आ गया, यहाँ ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और जो कमाई होती है अपने घर भी भेजता हूँ और अपना खर्चा भी मैनेज कर लेता हूँ, साथ ही पढ़ाई भी कर रहा हूँ। यह सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है। सुनीता फिर अपने बारे में बताती है कि मेरा घर आगरा में है, मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और यूपी पीसीएस की तैयारी करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। सुनीता बहुत इम्प्रेस हुई थी क्योंकि राहुल ने उसको एक नई जिंदगी दी थी। अगर वह लड़का नहीं होता तो सुनीता की जान भी नहीं बचती। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे सुनीता राहुल से प्यार कर बैठती है। सुनीता कभी कभी राहुल से मिलने भी आ जाती थी। अब धीरे धीरे राहुल को यह बात पता चलती है कि सुनीता को नशे की बहुत गंदी आदत है, तो राहुल उसे बहुत समझाता है कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अच्छे घर की संस्कारी परिवार से हो, तुम्हें नशा करना शोभा नहीं देता। तुम आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम्हारे माँ बाप ने बड़े ही शौक से तुम्हें बहुत ही उम्मीद लगाकर तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। तुम पढ़ाई करो और अपने सपने को साकार बनाओ। माँ बाप को धोखा मत दो, उनके साथ गद्दारी मत करो। राहुल की एक एक बात सुनीता के दिल पर असर करती है, उसे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। वह राहुल से मन ही मन प्यार करने लगी थी। अब धीरे धीरे सुनीता की सारी नशे वाली आदतें छूटने लगती है। अब वह आम लड़की बन चुकी थी। अब उसके जीवन में बस 2 ही काम रह गए थे, एक राहुल को प्यार करना और दूसरा अपनी पढ़ाई करना। दोस्तों, एक दिन सुनीता फैसला करती है कि वह आज अपने प्यार का इजहार राहुल से कर ही देगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाती है क्योंकि 1-2 महीने बाद ही उसका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था। वह मन ही मन सोच रही थी कि पीसीएस का एग्ज़ाम होने के बाद ही मैं राहुल से अपने प्यार का इजहार करूंगी। दोस्तों, वह दिन भी आ जाता है। वह एग्ज़ाम जब दे देती है, एग्ज़ाम उसका बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद वह राहुल को बुलाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। कहती है कि राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मेरी ज़िंदगी में बाहर ही आ गई है। अगर तुम ना होते तो मैं ज़िंदा भी ना रहती और आज मैं इस लायक भी नहीं बन पाती, ना मैं पढ़ाई कर पाती। मैं तो नशे की हालत में बुरी तरह से फंस चुकी थी, तुम ही ने मुझे बाहर निकाला। फिर राहुल उसे समझाते हुए कहता है कि सुनीता, दोस्ती तक तो ठीक है लेकिन मैं यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और तुम बहुत अमीर खानदान से हो, हमारी जोड़ी नहीं बन पाएगी। लेकिन सुनीता उससे कहती है कि मेरा एग्ज़ाम
बहुत ही अच्छा गया है, मैं पीसीएस ऑफिसर बन जाऊंगी, मेरा एसडीएम बनने का सपना है, मैं एसडीएम बन जाऊंगी, तो तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगी। राहुल उसको हर तरह से समझाता है लेकिन सुनीता नहीं मानती। अब धीरे धीरे राहुल का दिल भी पिघलने लगता है और वह भी सुनीता से प्यार कर बैठता है। दोनों का प्यार अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दोनों बहुत ही खुश थे। दोस्तों, सुनीता का रिजल्ट भी आ जाता है, वो अच्छे अंकों से बढ़िया रैंक से पास आती है और उसका एसडीएम के लिए सिलेक्शन हो जाता है। अब वो ट्रेनिंग में जाने वाली थी तो कुछ दिन छुट्टी के लिए घर पर आ जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं, आसपास के सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि बेटिया एसडीएम बन गई है, अब वह ट्रेनिंग में जाएगी। उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटी, तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता देख रखा है, तुम लड़के का फोटो देख लो, अगर तुम्हें लड़का पसंद आ जाए तो हाँ बोलो। यह सुनकर एकदम से काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूँगी। उसके पिता खुशी खुशी बोलते हैं, ठीक है बेटी, तुम जिससे प्यार करती हो तुम उसी से शादी करना, लेकिन उसके बारे में हमें बताओ, लड़का क्या करता है, कौन सी जाति का है, कहाँ का रहने वाला है, सारा बायोडाटा पूछने लगते हैं। जब सुनीता उन्हें यह बताती है कि वह लड़का रिक्शा चलाता है तो उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं, बोलते हैं, तुम क्या यह चाहती हो कि लोग हमसे अगर पूछेंगे कि आपका दामाद क्या करता है तो मैं क्या बोलूँगा कि रिक्शा चलाता है? क्यों तुम हमारी बेइज्जती करने पर तुली हो? तुम मेरी इकलौती लड़की हो, लाडली बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी फैसला करोगी। लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, यहाँ पर मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा दामाद रिक्शा वाला, ये कभी हो नहीं सकता। सुनीता उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं। जब सुनीता भी अपनी जिद पर अड़ जाती है और अपने पिता से बोलती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ राहुल से करूंगी, तो उसके पिता अपने कमरे में जाते हैं और अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकाल कर ले आते हैं और सुनीता के हाथों में थमा देते हैं। बोलते हैं, ठीक है बेटी, तुम अपनी मनमानी कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मुझे और अपनी मम्मी दोनों को तुम इस पिस्तौल से शूट कर दो और फिर जहां अपनी मनमर्जी अपनी शादी करना और खुश रहना। दोस्तों, बड़ा ही भावुक मंजर बन जाता है। यह सुनकर सुनीता के हाथ पैर कांपने लगते हैं, पिस्तौल उसके हाथों से छूट जाता है, वह अपने मम्मी पापा से लिपट जाती है, बोलती है, पापा आप जहां कहेंगे मैं वहीं शादी के लिए तैयार हूं। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। सुनीता अपना सिम चेंज कर नंबर बदल लेती है। उधर राहुल कई दिन से सुनीता को फोन लगा रहा था, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब राहुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन सुनीता की सहेली से मिलता है, उसके बारे में जानकारी करता है। उसकी सहेली बताती है कि उसका एसडीएम के लिए सिलेक्शन हो चुका है, अब वह ट्रेनिंग में जाने वाली है, वह कुछ दिनों के लिए घर पर गई है और इस वक्त उसके माता पिता उसकी शादी किसी लड़के से करा रहे हैं। दोस्तों, यह सुनकर राहुल चौंक जाता है। राहुल सोचता है कि मैं तो उससे प्यार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसने मुझसे प्यार किया और मुझे भी अपना आदी बना दिया। अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता तो मुझे छोड़ दिया, वह धोखेबाज है। सुनीता की सहेली से राहुल उसके घर का पता लेता है और आगरा चला जाता है। आगरा में उसके घर ही पहुंच जाता है। उसके घर में दोस्तों उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वो उनके घर के आंगन में जाकर जोर जोर से चिल्लाते चीखने लगता है, बोलता है, सुनीता तुम कहाँ हो? जब सुनीता को यह आवाज़ जानी पहचानी सुनाई पड़ती है तो नीचे उतर कर आती है। तब तक सुनीता के पिता भी आ जाते हैं, बोलते हैं, तुम कौन हो? वह लड़का बोलता है कि मैं सुनीता से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। उसके पिता बोलते हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वह लड़का बोलता है, अगर यही बात सुनीता मुझे बोल देगी कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। उसके पिता सुनीता को आवाज़ लगाते हैं। सुनीता नीचे आती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ। यह कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते
वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों इधर उसके पिता और भाई लोग जो थे वो बोलते हैं कि हो गई तुम्हारी तसल्ली, सुन लिया ना हमारी बेटी ने क्या कहा है, वह तुम्हें जानती भी नहीं, पहचानती तक नहीं, तुम आखिर मेरे घर में रंग में भंग करना चाहते थे, हमारी बेइज्जती करना चाहते थे, अभी तुम्हें इसका सबक सिखाता हूँ। यह कहकर दोस्तों 6-7 लोग मिलकर राहुल को पकड़ लेते हैं और उसे एक पिलर से बांध देते हैं और बांधने के बाद दोस्तों उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। कोई लातों से मार रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था, कोई जूते से मार रहा था। एक बंदे को तो वहां पर तार मिलता है, वह तार उठाकर उसे पीटने लगता है। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि बिजली के तार से कितनी चोट आई होगी। दोस्तों जहां भी तार पड़ता था वह चीखने चिल्लाने लगता था, दया की भीख मांगने लगता है कि मुझे जोड़ दो, बस मुझे जाने दो, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आता। दोस्तों और ज्यादा उसे मारते जाते हैं। राहुल जोर जोर से चीख रहा था, कभी कभी सुनीता को भद्दी भद्दी बातें बोल रहा कह रहा था, सुनीता मैंने पहले ही बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, तुम अमीर घर की हो, मैं गरीब घर का हूं, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझसे प्यार किया और आज मेरी हालत यह हो गई है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यह बोलता जा रहा था और दोस्तों चीखता भी जा रहा था। जब उसकी चीख सुनीता के कानों में पड़ती है वह बेहोशी से अचानक उठ जाती है। फिर कमरे से बाहर आकर जैसे ही वो अपने 2 मंजिला मकान से देखती है कि राहुल को पिलर से बांधकर लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं, अब सुनीता के सब्र का बांध टूट जाता है। वह दौड़ती हुई आती है और अपने पिता के पैरों में गिर जाती है और सबसे कहती है कि इसे माफ कर दो चाचा, इसकी कोई गलती नहीं है, माफ कर दो भैया, इसे जाने दो, इनने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। इधर राहुल भी चीखे जा रहा था और सुनीता भी चीखे जा रही थी कि माफ कर दो चाचा, माफ कर दो भैया, माफ कर दो, इसे जाने दो। क्योंकि दोस्तों राहुल के शरीर पर जो मार पड़ी थी वह सब सुनीता के दिल पर हथौड़ा बनकर लग रही थी। जब सुनीता की बात कोई नहीं सुनता तो सुनीता गुस्से में खड़ी हो जाती है और भाग के अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका लाइसेंसी पिस्टल लेकर नीचे आती है और हवा में एक फायर करती है और बोलती है, खबरदार अगर किसी ने अब राहुल को टच भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे शूट कर दूंगी। दोस्तों गोली की गूंज सुनकर सब रुक जाते हैं, सब सन खड़े रह जाते हैं और सुनीता का यह रोद रोप देखकर सब डर जाते हैं। सुनीता आगे आकर बोलती है, अगर किसी ने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो अब आगे बढ़ो और हिम्मत दिखाओ, फिर मैं देखती हूँ, एक थप्पड़ भी लगाकर तो दिखाओ, मैं उसे गोली मार दूंगी। दोस्तों कोई आगे नहीं बढ़ता है। अब सुनीता अपने मम्मी पापा की तरफ घूमती है और उन्हें बोलती है कि आप तो मुझसे हमेशा बोला करते थे कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, आपकी जान हूँ, आपने जो जो कहा मैंने वह किया। आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैं भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं उसके लिए भी तैयार हो गई। आपने कहा इस लड़के को यहाँ से भगा दो, मैंने दिल पर पत्थर रखकर इनसे बोल दिया यहाँ से जाने के लिए कि मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं यह लड़का कौन है? यह लड़का भले ही रिक्शा चलाता है लेकिन यह लड़का नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रात को मेरा सर फट गया था, मैं मर रही थी, कोई मुझे बचाने वाला नहीं था और मैं वहां कुछ देर और पड़ी रहती तो मर ही गई होती। यही लड़का मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर आप लोगों को कई बार कॉल किया लेकिन आप लोग मजे से सो रहे थे, आप लोगों ने कॉल तक नहीं उठाई। उसके बाद मुझे खून की कमी पड़ गई थी, इस लड़के ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई और आज मैं जो ऑफिसर बनी हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, इसी लड़के की बदौलत हूँ। मैं तो नशे की गिरफ्त में आ गई थी, मैं एक नशेड़ी बन चुकी थी, मेरी संगत खराब हो गई थी। इसी लड़के ने मुझे प्यार का वास्ता देकर मुझे मेरा जीवन लौटाया है, मुझे नशे से मुक्ति दिलाई है और आज आप इसे बोलते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, उल्टा आप इसे ऐसे पीट रहे हैं जैसे इन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। और इन्होंने क्या गुनाह किया है? यही गुनाह किया है, इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। दोस्तों यह बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके माता पिता की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह आगे बढ़ते हैं और राहुल को जो बंधा हुआ था उसे खोल देते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। बोलते हैं, बेटा हमें माफ कर दो, हमें नहीं मालूम था तुम्हारे बारे में, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसकी माँ भी आ जाती है।
सुनीता और राहुल को गले लगा लेती है, बोलती है बेटा हमें माफ कर दो। दोस्तों अब उसी मंडप में सुनीता और राहुल की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है। उसके बाद सुनीता अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। दोस्तों उसके बाद दोनों बड़े ही प्यार के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहोगे राहुल के बारे में, क्या कहना चाहते हो सुनीता के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। और अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।